गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं कुमार विक्रांत और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था आपको एससी वर्मा का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव 1। आज हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव 2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 2 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। बोला है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। ऑप्शन ए है द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ऑप्शन ए में बोला गया, ऑप्शन ए में कहा गया कि आपको टोटल चार्ज आपको यूनिवर्स में है ना कांस्टेंट होता है। ऑप्शन बी में कहा गया कि द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। सी में द टोटल नेगेटिव चार्ज इज कांस्टेंट। डी में है टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट। बी में कहा गया, ऑप्शन बी में, कि आपको टोटल पॉजिटिव चार्ज है ना, चार्ज इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, सी में कहा गया टोटल नेगेटिव चार्ज इन यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, और डी में कहा गया कि टोटल चार्ज पार्टिकल, टोटल चार्ज पार्टिकल इज कांस्टेंट। कौन सा सही है? एक बात बताइए, अगर यूनिवर्स को भी अगर आप सोचें तो यूनिवर्स भी खुद में एक आइसोलेटेड बॉडी है या नहीं, या तो आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनिवर्स को सिर्फ हम यूनिवर्स का आपको बात करें तो यूनिवर्स क्या आइसोलेटेड सिस्टम है ना। तो यूनिवर्स भी आपको बड़े स्तर पे एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर में क्या कांस्टेंट होता है? चार्ज कंजर्वेशन हमने क्या पढ़ाया था कि आपको टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है, यानी सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट होता है। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज या सिर्फ नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट नहीं होता है। अगर बोला जाए कि सिर्फ टोटल पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट होगा, गलत बात है। बोला जाएगा सिर्फ टोटल नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट होगा, गलत बात है। ऑल चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट, तो ऐसे ही गलत है। चार्ज पार्टिकल तो बनता है, बिगड़ता है, ठीक है ना। कोई चार्ज पार्टिकल को फॉर्म भी किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अरे मानो ना कि इस पेन को ऐसे रगड़ दिए कपड़ा में, इस पे चार्ज आ गया, इसको जला दिए, खत्म कर दिए, चार्ज पार्टिकल खत्म हो गया। कहाँ कांस्टेंट रहा? पहले जो था उससे घट गया। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों ऑप्शन आप समझ रहे हैं। ये ए है सही कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। देखिए इस चीज को आप ऐसे देख सकते हैं, मानो कि अभी फिलहाल यूनिवर्स में हम दो बॉडी ही लिए। माने कि यूनिवर्स मेरा ऐसा था कि जिसपे दो बॉडी था, तो इस पे पहला बॉडी पे जो चार्ज अभी था, मानिए कि आपको 1K कूलम, चलो के नहीं लेते हैं, मानिए कि 100 प्लस 100E था, और इस पे जो था वो 900E था, प्लस 900E, और ये यूनिवर्स में यही दोनों था। तो देखिए, तो अभी क्या है, अभी यूनिवर्स में एक्चुअली टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज यूनिवर्स में कितना है? चलिए अगर हम इसको -100 ले लेते हैं, -100E, तो टोटल चार्ज कितना है अभी यूनिवर्स में? टोटल चार्ज मेरा है, तो टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को जोड़ने के बाद जो टोटल चार्ज आता है वही टोटल चार्ज है। तो -100 इलेक्ट्रॉन प्लस 900 इलेक्ट्रॉन बराबर 800 इलेक्ट्रॉन, यही था टोटल चार्ज। अब क्या किया इस चीज को, अब इस चीज को ऐसा किया गया
इसी चीज को कि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा दिया गया, इसी सिस्टम में क्या किया गया कि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा दिया गया, इससे आपको मानिए 50 इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला गया। तो बताइए अगर इससे 50 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें 50 चार्ज प्लस 50 चार्ज एम्पियर हो जाएगा, प्लस 50 होगा ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें प्लस 50 एम्पियर होगा। पहले से इसमें कितना था, -100 था, और अब क्या हो गया, चार्ज इससे गया 50 चार्ज गया तो इसमें क्या प्लस 50 आएगा, क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है तो 50 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, घट गया। पहले से -100 था, अब प्लस 50 एम्पियर हो गया। इस पे पहले से प्लस 900 था, 50 इलेक्ट्रॉन इसको मिला तो -50 एम्पियर हो गया। इस पे टोटल चार्ज अभी भी देखिए क्या है, इस सिस्टम पे टोटल चार्ज देखिए तो अभी भी क्या है, टोटल चार्ज देखो भाई, टोटल चार्ज, चलिए ऊपर लिख देते हैं, टोटल चार्ज अभी भी देखिए तो है कितना, इस पे -100 प्लस 50 प्लस 900 है ना, और इस पे -50 कट गया। अभी भी टोटल चार्ज 800 इलेक्ट्रॉन है। अगर टोटल निगेटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात करते तो शुरू में देखिए टोटल निगेटिव चार्ज कितना था, टोटल निगेटिव चार्ज जो शुरू में था वो कितना था, -100 था, और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना था, प्लस 900 था। अब देखो तो अभी देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज देखिए, टोटल निगेटिव चार्ज कितना है 150 है ना, -150 ही है ना टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 950 ही है। तो देखो तो पहले निगेटिव चार्ज टोटल था -100 ही, अब हो गया आपको कितना 150 ही हो गया। तो टोटल निगेटिव चार्ज तो कांस्टेंट नहीं रह पाया, टोटल पॉजिटिव चार्ज पहले 900 था, अब 950 हो गया, ये भी कांस्टेंट नहीं रह पाया, लेकिन टोटल चार्ज कांस्टेंट है, टोटल चार्ज अभी भी 800 था, अभी भी 800 है। आ रही बात समझ में। तो आपको कभी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जाए तो आपको यूनिवर्स का बात किया जाए या अर्थ का बात किया जाए, मतलब कभी भी किसी भी चीज को आइसोलेटेड अगर लिया जाएगा तो टोटल सम ऑफ चार्ज कांस्टेंट होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज का जोड़ कांस्टेंट होता है। आई बात समझ में। चलिए तो ये बात है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था ऑब्जेक्टिव 2 का, उसमें ऑप्शन ए सही है ना। देखिए एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 वर्कआउट एक्सरसाइज सब आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें इतने अच्छे सवाल हैं, इतने खूबसूरत सवाल हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा आपके अंदर। ठीक है, चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन में है, ए पॉइंट चार्ज इज ब्राउट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नियर बाई पॉइंट will increase if charge is positive, will decrease if charge is negative, may increase if charge is positive, may decrease if charge is positive। बोला है पहले से ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, पहले से ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज को ले जाया गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी ने एक पॉइंट चार्ज पुट कर दिया। अभी हमें नहीं पता है कि ये पॉइंट चार्ज जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये पॉइंट चार्ज है, यानी बहुत छोटा चार्ज है। पॉइंट चार्ज इसका मतलब ये बहुत छोटा चार्ज है। तो ऑप्शन दिया गया ए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, यानी कि मस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज मस्ट,
यानी हर हाल में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। कब? अगर ये Q पॉजिटिव होगा तो। इफ Q इज पॉजिटिव, इफ Q इज पॉजिटिव। बी में कहा गया कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा एकदम हर हाल में, मस्ट, इफ Q इज निगेटिव। बोला गया सी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्रीज, इंक्रीज में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंक्रीज अगर आपको इफ चार्ज इज पॉजिटिव। ठीक है। फिर बोला गया आपको डी में कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में डिक्रीज इफ चार्ज इज निगेटिव। तो कौन सा सही? एक बात बताओ, पॉइंट चार्ज है तो काफी छोटा चार्ज है, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो पॉइंट चार्ज काफी छोटा चार्ज है, टेस्ट चार्ज टाइप का है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा भी। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई फर्क डाल पाएगा यहाँ पे किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क डाल पाएगा? मानो कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह जो था वो आपको 1000 न्यूटन पर कूलम्ब था। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो 10 के पावर -3 न्यूटन पर कूलम्ब क्रिएट कर रहा है। मानिए कि ये था आपको 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्रिएट हुआ मानिए कि 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर कूलम्ब। खैर ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और भी छोटा लीजिए, मान लीजिए कि 10 टू द पावर -6 कूलम्ब पर न्यूटन, ऐसा इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ये किया, जनरेट किया। तो आप बताओ इसके कंपैरिजन में ये कुछ है? कुछ नहीं है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हर हाल में बढ़ेगा या हर हाल में घटेगा। अगर ये चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट कर देता या इधर क्रिएट कर देता तो बढ़ता या घटता ही हम तब न सोचते जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन मस्ट इंक्रीज और मस्ट डिक्रीज की बात ये है, यानी कि ये हर हाल में बढ़ेगा, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर हाल में बढ़ेगा। तो हर हाल में तो नहीं बढ़ेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग ना हो, कमजोर हो जाएगा, तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो पहला और दूसरा तो गलत हो गया कि हर हाल में बढ़ेगा या घटेगा। अब देखिए तीसरा चौथा पे आते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि पहले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया था वो भी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो भी आपको जो दिया गया था वो भी मानिए कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड था, 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर कूलम्ब था। और ये वाला Q जो ले जाया गया, Q जो यहाँ पे दिया गया, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, मानिए कि ये भी 10 टू द पावर -1 न्यूटन पर कूलम्ब ऐसा आया। ठीक है, या तो -1 नहीं तो ये हो जाएगा -3 या -4, मानिए कि -4 न्यूटन पर कूलम्ब था। ठीक ऐसा। तो हाँ बेशक आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस पॉइंट पर, नियर बाई पॉइंट क्या है, ये है, ये है, ये है, किसी भी पॉइंट पे, तो बेशक नियर बाई पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा बढ़ सकता है, यानी में इंक्रीज। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते इधर था और इसके चलते इधर आ जाएगा तो में डिक्रीज, थोड़ा बहुत घट सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये बातें समझ में आ रहा है जी। देखो कितना अच्छा अच्छा सवाल दिया जाता है। आप तो एकदम से इसमें कोई कोई बच्चा है बोले एकदम हर हाल में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अरे भाई बढ़ना घटना तब होगा जब आपको पहले से दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी हो। उसके बारे में जानकारी नहीं है ना कि वो मजबूत है या कमजोर है। ठीक है, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, मस्ट नहीं कह सकते, में कह सकते हैं। सी में दिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड and the electric potential at a point are E and V respectively। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दिया गया, मानिए यही पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। ठीक है जी। तो आपको बोला है कौन सही है, बोला गया ऑप्शन ए में कि इफ E
इज इक्वल टू 0, V must be 0, then V must be 0। चलो बी में बोला गया इफ V इज इक्वल टू 0, अगर V 0 हुआ E must be 0, then E must be 0। ऑप्शन सी में बोला गया if E not equal to 0, then V cannot be 0। वाह, cannot be 0। फिर डी में दिया गया if V is not equal to 0, then E cannot be 0। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सोचिए जरा सा, इमेजिन कीजिए। बोला है कि एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E था और आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V था। तो अब कंडीशन दिया गया कि अगर E बराबर 0 होगा देन V मस्ट बी 0। क्या ये सही है? चेक कर लेते हैं। अगर E बराबर 0 तो V मस्ट बी 0। क्या ये सही है? चेक कर लेते हैं। तो मानिए कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब हो सकता है? जब मानिए कि इससे इधर और इधर दो चार्ज रखा गया था। अगर ये भी आपको प्लस Q और ये भी प्लस Q और दोनों बराबर दूरी पर था, मानिए कि दोनों एक सेंटीमीटर के दूरी पर था, दोनों बराबर दूरी पे था, एक सेंटीमीटर के दूरी पर था। तो इस चार्ज के चलते यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर, और इस चार्ज के चलते जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर। तो इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। लेकिन क्या नेट पोटेंशियल 0 होगा? सोच कर देखिए। अच्छा, कितना लोग को ऐसा लग रहा है कि सर एक पॉइंट पे दिया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, आप दो चार्ज लेकर क्यों चेक कर रहे हैं? अरे भाई, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होगा तो सोर्स चार्ज कहीं ना कहीं तो होंगे ना। सोर्स चार्ज मतलब समझ रहे हैं ना, वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो सोर्स चार्ज होगा ना। तो मान लो कि हम दो सोर्स चार्ज ले लिए, एक ये और एक ये, ठीक। तो यहां पे देखो ऐसा, तो इस केस में देखिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पॉइंट है इस चार्ज से और इससे भी। तो यहां पे E टोटल अगर हम देखेंगे तो E टोटल मेरा क्या आ जाएगा? आ जाएगा KQ अपॉन 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 0। देखिए कैसे, पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर होगा ना। तो इसको पॉजिटिव ले लिए, इसको ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इधर। इधर वाले डायरेक्शन को क्या लिए? निगेटिव ले लिए। तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया? 0। पोटेंशियल देखो तो पोटेंशियल 0 होगा क्या? V टोटल यहाँ पे निकाल कर देखिए तो इसके चलते क्या आ जाएगा? KQ/1 और इसके चलते भी क्या हो जाएगा? KQ/1, क्योंकि पोटेंशियल में क्या चार्ज का साइन लिया जाता है, वेक्टर है नहीं, डायरेक्शन मायने नहीं रखता है। तो V टोटल का भी निगेटिव हो सकता है, बताओ तो। ये मस्त 2KQ हो गया। तो E बराबर 0 देन V मस्ट बी 0। गलत बात है। अभी हमने दिखाया कि E 0 है लेकिन V 0 नहीं है, ठीक है। चलिए, आपको बोला गया कि अगर V इज नॉट इक्वल टू 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी 0। अगर आपको V 0 नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं होगा। ये भी गलत हो गया ना। देखो ना, आपको V नॉट इक्वल टू 0 है तो V मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। देखो ना, इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि अगर V 0 नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी 0। देखो ना, ऐसे लाइन यानी कैन नॉट यहाँ पे बी और यहाँ पे 0, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। आप देखिए, बोला है कि V बराबर 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी मस्ट बी 0। ये भी चेक कर लेते हैं। कर लें क्या? देखो चेक करते हैं इसको।
मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला, इसको यहां पर लिख रहे हैं, इधर में एक माइनस क्यू चार्ज था, इधर में एक प्लस क्यू चार्ज था, ये भी 1 सेंटीमीटर के दूरी पर था, ये भी 1 सेंटीमीटर के दूरी पर था। आप जरा पोटेंशियल निकालिए, तो अगर भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके चलते माइनस आएगा और इसके चलते क्या आएगा, प्लस, इसके चलते प्लस के क्यू बाई 1 और इसके चलते क्या, माइनस आया के क्यू बाई 1। भी बराबर क्या हो गया, 0। तो भी बराबर 0 हो गया। तो ई चेक कीजिए, तो ये निगेटिव चार्ज है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ये निगेटिव चार्ज है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे कैसा होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, यानी कि इसके चलते भी ऐसा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही हो जाएगा, दोनों इधर ही हो जाएगा। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ई टोटल बराबर, अगर इधर वाले डायरेक्शन को जो मानना है, पॉजिटिव नेगेटिव जो मानना है मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चलो इधर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ही मानते हैं, ठीक। तो हो जाएगा के क्यू बाई 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस के क्यू बाई 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इधर वाले डायरेक्शन को माइनस आई बोल देते हैं, ठीक। देखो हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट 0 है। तो दूसरा ऑप्शन की भी इज 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन कि इफ ई नॉट इक्वल टू 0 भी कैन नॉट बी 0। तो देखो, तो ई नॉट इक्वल टू 0 तो है, लेकिन भी क्या हो गया है, 0। कहाँ ये सही हो पा रहा है, तो ये भी गलत। यानी इस सवाल के चारों ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं, नन ऑफ दीज है, ठीक है। चलिए थर्ड हो गया, अब आइए फोर्थ में, ठीक है ना, समझ आ रहा है बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इस चीज को आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 volt to 80 volt as one move on the x-axis from x is equal to -1 centimeter to x is equal to +1 centimeter. The electric field at the origin. है ना। चलिए, एक आदमी जो कि मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, एक्चुअली इस पॉइंट पे जहां पे शुरू में वो था ए था, अगर ये पॉइंट यहां पे -1 सेंटीमीटर था, एक्स बराबर -1 सेंटीमीटर में, हाँ, और यहाँ पे ये पॉइंट है बी, यहाँ पे +1 सेंटीमीटर था। यहाँ पे मानिए ऑरिजिन होगा, ठीक। तो आदमी आपको एक्चुअली यहां से -1 से +1 तक एक आदमी मूव किया, यानी यहां से यहां तक गया, है ना। दिया गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज वन मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम -1 टू +1। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर गया 120 से 80। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को VA बोलते हैं, ये आपको 120 वोल्ट था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसने देखा कि 80 वोल्ट है, ठीक। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपको एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट था, एक था -1 सेंटीमीटर पे, दूसरा था +1 सेंटीमीटर पे। आपको एक ऑब्जर्वर ए से बी तक गया, तो उसने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 120 से घटकर 80 हो गया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे घट रहा है, यूनिफॉर्मली घट रहा है। यूनिफॉर्मली घट रहा है का मतलब क्या है कि ये आपको अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ा तो जितना घटा था
उतना ही अगला 1 सेंटीमीटर चलने के बाद घटेगा। यूनिफॉर्मली घटने का मतलब यही है ना, समझ रहे हैं ना। यानी कि आपको बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने पे ये रीड कर रहा है कि बराबर पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मली घट रहा है तो पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिन पे क्या है। तो ऑरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो एक बात बताइए कि आप जानते हैं V इज इक्वल टू -E.ds। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो जाए तो आप जानते हैं कि आपको V का जो बढ़ने का रेट होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो इतना तो तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए, तो अगर हम ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है क्या, चेंज इन पोटेंशियल का, डेल V का। तो देखिए, तो मेरा डेल V क्या हो गया, मेरा डेल V जो है वो अगर हम देखेंगे तो मेरा डेल V है VB माइनस VA, है ना। देखो ना, फाइनल पोजीशन ये है ना, यहां से यहां गया तो फाइनल पोजीशन कौन है, ये B है फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन है, A। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पे पोटेंशियल इतना है, इनिशियल पे इतना है, बराबर -E डॉट। और देखिए तो ये कितना चला, -1 से +1 तक चला तो 2 सेंटीमीटर चला। तो आपको 2 सेंटीमीटर, इसको अभी ऐसे ही रखिए। और ये कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा ना जी, बराबर -E 2 सेंटीमीटर को अभी डिस्प्लेसमेंट को यही रखिए। माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये भी कट गया, तो आ गया 20 इज इक्वल टू E डॉट। आपको ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट के लिए हम अभी सिर्फ सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, यानी इसका यूनिट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अरे 2 × 1 लिखिएगा तो 1 सेंटीमीटर लिखिए या सेंटीमीटर लिखिए, बात देखिए ना भाई, ठीक। तो अब ऐसा, यानी कि यही मेरा आपको रिलेशन आया, यहीं से हम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो यानी 20 बराबर हम ये कह सकते हैं कि आपको E × 1, और आपको डॉट प्रोडक्ट के लिए एक्चुअली हमको यहीं पे कर देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन खैर नहीं कि यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या, cos थीटा, सेंटीमीटर को एक्चुअली चलो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे यूनिट में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है, उससे अच्छा है कि यहीं पर कर देते हैं, ठीक। तो यहां पे अगर हम करेंगे तो देखिए तो -E × 2 × cos थीटा, 2 से ये कट जाएगा तो 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस चला गया तो 20 बराबर मेरा क्या आया, E cos थीटा आया। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 20/cos थीटा, समझ में आ रहा था। तो 20/cos थीटा, तो आपको ऑप्शन दिया गया है मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना। आपको देखिए ना, इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा ना, देखिए इसका यूनिट वोल्ट और इसका क्या है, सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है ना। चलो देखिए, ध्यान दीजिए, तो आपको बोला गया कि आपको मस्ट बी, अरे यार क्या होते रहता है, ई निकालना है ना जी, ई निकालना है तो 20 वोल्ट और सेंटीमीटर यहाँ। तो बोला है कि मस्ट बी 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर हर हाल में होगा, गलत बात है। cos 20 तब होगा ना जब cos थीटा का वैल्यू थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, तब ना होगा। 20 cos थीटा का वैल्यू 1 होगा तब ना आपको E बराबर 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा। एक थीटा बराबर 0 डिग्री, देन E बराबर 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तब ना होगा। लेकिन आपको तो नहीं पता है कि थीटा क्या है, तो मस्ट वाला तो बात हटा ही दीजिए, हार हार वाला बात तो नहीं, हटा ही दीजिए। हाँ, मे बी 20 हो सकता है,
तो पहला गया मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। हाँ मे बी हो सकता है, बी ऑप्शन सही है, मे बी हो सकता है। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो होगा। मस्ट भी क्यों गलत है? मस्ट भी किया नहीं, हर हाल में 20 होगा, ऐसे कैसे? हमको थीटा पता ही नहीं है। थीटा पता रहता तब ना हम बताते कि हर हाल में कितना होगा। सी में मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, ठीक है ना। अगर थीटा का वैल्यू आपको 0 डिग्री छोड़ाकर और कोई एंगल रखेंगे तो जो ई का वैल्यू आएगा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो ई जो आएगा आपको क्या आ जाएगा? ई आपको हो जाएगा ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना। देखो ना, cos थीटा का वैल्यू 0 से बढ़ा लोगे तो जो भी वैल्यू आएगा हाफ 3√3/2, ई का वैल्यू क्या कर देगा? बढ़ा देगा। डी मे बी लेस देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। लेस तो नहीं हो सकता है, लेस तब होता ना जब cos थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। cos थीटा का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा होता है नहीं, तो कैसे ये 20 से कम होगा? ये पूरा टर्म 20 से कम हो ही नहीं सकता है। तो डी गलत है, बी और सी सही है। चलिए ये था 4। ठीक, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल को इसमें बेहतर कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से सॉल्व कीजिए और आराम से सहज तरीके से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल एनर्जी। बोला है इसमें से कौन है जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी और जीरो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है? ऑप्शन है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम। देखिए अगर इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना होता, अगर ये पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट इन्फिनिटी होता है, तो इस पॉइंट पर का पोटेंशियल निकालना होता है एक्चुअली, तो आप जो निकालते हैं वो एक्चुअली VA माइनस V इन्फिनिटी होता है। इस पॉइंट पर का पोटेंशियल वही होता है ना, उसी को आप चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं एक्चुअली इस पॉइंट के लिए सिर्फ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर का पोटेंशियल VA माइनस V इन्फिनिटी होता है। अरे भाई एक चार्ज को यहां से यहां लाया जाता है तो चेंज इन पोटेंशियल एक्चुअली होता है ना, VA माइनस V इन्फिनिटी होता है। तो VA माइनस V इन्फिनिटी होता है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है, इसलिए आप लिख देते हैं कि VA माइनस 0 बराबर VA, इसलिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाता है? VA हो जाता है। तो बोला गया कि आपको जीरो पोटेंशियल पे क्या इस पॉइंट पर का पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ये तो कर रहा है। लेकिन अगर बताओ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता, एक पॉइंट ऐसे ए ले लिया जाता और एक पॉइंट ऐसे बी ले लिया जाता, और आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता VA माइनस VB या VB माइनस VA, तो कोई दिक्कत नहीं था भाई। इन्फिनिटी पे से आप यहां पे लाते, अगर किसी चार्ज हो तो ऑलरेडी यहां पर का पोटेंशियल VB हो जाता, और इन्फिनिटी से यहां लाते तो ऑलरेडी यहां पर का पोटेंशियल VA हो जाता। तो अब आप ये दोनों के बीच अगर किसी चार्ज को तुम यहां से यहां ले जाओ या तो यहां से यहां लाओ, आप जीरो पोटेंशियल से कोई लेना देना है क्या? मेरी बात को समझिए ध्यान से। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम कब निकाल सकते हैं? जब कोई पॉइंट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या तो टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं। तो सोचो यहां पर का पोटेंशियल VA, यहां पर का पोटेंशियल VB, तो अगर यहां से यहां ले जाएंगे तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल VB माइनस VA होगा। इस पोटेंशियल पे जो इन्फिनिटी पे जो जीरो पोटेंशियल था, इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना। इससे तो बस यही मतलब है कि हम यहाँ पर का पोटेंशियल निकाल चुके थे, है ना। यहाँ पर का पोटेंशियल हम कैसे निकाले थे? इसी के हेल्प से निकाले थे। यहाँ पर का भी पोटेंशियल हम इसी के हेल्प से निकाले थे। लेकिन अब ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में इसका कहीं यूज आ रहा है क्या? ऐसा लिखते हैं क्या आपकी VB माइनस VA लिखना होता है, VB माइनस VA, तो ऐसा आप लिखते हैं क्या कि VB
माइनस भी इंफिनिटी माइनस आपको ये भी ए माइनस भी इंफिनिटी, ऐसा लिखा जाता है क्या? नहीं, आप ऐसा नहीं लिखते हैं। तो जीरो इंफिनिटी पे आपको दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो हम निकालेंगे वो डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो आपको एक्चुअली में अगर सीधा हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच का, अगर डेल भी निकालना है तो हम सीधा वी बी माइनस वी ए लिखेंगे, ठीक है। बट्टा नहीं समझ लेना, कोई लोग बट्टा भी समझ लेगा कि बट्टा है क्या, ठीक। तो ये टर्मिनोलॉजी गलत है, यानी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते समय हमें इन्फिनिटी वाला टर्म नहीं लेना है, बस सीधे दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल देख लीजिए और घटा दीजिए। लेकिन हाँ, किसी एक पॉइंट पर का पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं तो एक्चुअली हम लिखते हैं कि वी ए माइनस वी इंफिनिटी, वो भी एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है, इसी वजह से हम आपको कह देते हैं कि हम इस पॉइंट पर का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो किसी एक पॉइंट पर का पोटेंशियल कैलकुलेट करने में जीरो पोटेंशियल का यूज आता है, ठीक है। चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी में देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में भी यही बात है, अगर एक सिस्टम में दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, तो आप देखिए ये दो, इसका पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते थे, पोटेंशियल एनर्जी जब इसका निकालते थे तो एक्चुअली आप देखिए यहीं से चार्ज शुरू में लाते थे जीरो पोटेंशियल एनर्जी से। ये इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? जीरो होता था। तभी आप निकालते थे कि पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली आप निकालते थे, वो आता था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या तो निगेटिव वर्क डन बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आता था इसी को हम कहते थे पोटेंशियल कहते थे। क्यों? क्योंकि यहां पर का पोटेंशियल क्या था? जीरो था। तो आप लिखते थे कि यूएफ, यानी कि किसी डिस्टेंस पे आप लिखते थे कि आपको यू आर माइनस यू इंफिनिटी, आप ऐसा लिखते थे, बराबर आप यू आर ही लिख देते थे। क्यों? क्योंकि यू इंफिनिटी पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है। तो इसलिए आपको दो पॉइंट चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तो हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हैं, इंफिनिटी पर वाले पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन अगर किसी सिस्टम में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो क्या हम इसको यूज करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए बाय द वे, मानिए कि अभी ऐसे तीन चार्ज रखा हुआ था, ऐसे, या तो दो ही चार्ज रख लो, तीन चार्ज छोड़ो हटाओ, दो ही चार्ज ऐसे रखा हुआ था, क्यू क्यू आर दूरी पे था, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था? के क्यू स्क्वायर आर था। अब क्या हुआ कि ये वाला चार्ज जो था वो हल्का सा इधर मूव कर गया, ये इनिशियल पोटेंशियल था। अब क्या हुआ कि इसी सिस्टम में आपको ये वाला चार्ज हल्का सा मूव कर गया, ये जो चार्ज था ये हल्का सा मूव करके इधर आ गया, और ये जो इधर आ गया ये एक्चुअली हल्का सा मूव करके यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया। तो यहां पर आ गया, तो ये जो दूरी था वो कुछ भी मान लीजिए ये R0 था, ठीक। तो आप जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे निकालिएगा यू फाइनल, वो आएगा के क्यू स्क्वायर R0। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा तो यूएफ माइनस यूआई कीजिएगा, तो यूएफ माइनस यूआई कीजिएगा तो वो देखिए तो सीधा क्या कर दोगे, के क्यू स्क्वायर बाई R0 माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर। सीधा इन्फिनिटी वाले पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल एनर्जी से कोई मतलब है क्या? नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो या तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, जीरो पोटेंशियल एनर्जी और जीरो पोटेंशियल यानी कि इन्फिनिटी पर वाले पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का यूज नहीं आता है। लेकिन हाँ, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो या किसी दो पॉइंट चार्ज वाले सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो बिल्कुल हम इसका यूज करते हैं, इन्फिनिटी वाले का, है ना। चलिए, ओके, काफी सुंदर सवाल था ये, बहुत सुंदर, ठीक है। एकदम देखो, एकदम से थ्योरी से इस सवाल को दे दिया गया है। जो थ्योरी पढ़ते समय ध्यान नहीं दिया होगा उसको दिक्कत हो जाएगा इस सवाल में।
है ना। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे सवाल क्या है। फिफ्थ करवाए ना, सिक्स्थ में एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट चार्ज। The net electric force on the dipole must be zero. The net electric force on the dipole may be zero. The torque on the dipole due to the field must be zero. The torque on the dipole due to the field may be zero. इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट किया गया वो पॉइंट चार्ज की वजह से जनरेट किया गया है। तो पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, जरा इमेजिन कीजिए कि पॉइंट चार्ज जो है आपको पॉइंट चार्ज या तो प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जनरेट होगा वो ऐसा होगा। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कांस्टेंट नहीं होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये बात जानते हैं। तो अब किसी डाइपोल को आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ इधर ही नहीं होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। ये देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि सिर्फ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, चारों तरफ होता है, ठीक है। हमको सिर्फ यहाँ पर डाइपोल लेना था तो हम यहीं पर का कर ली। अब डाइपोल कैसे भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लीजिए, आपको जैसे लेना है जैसे ले लीजिए, ठीक है। चलो ऐसे लेते हैं डाइपोल को। क्या कहा गया कि डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कौन किया था, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है क्या, कभी कभी नहीं। आपको उसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा होता है, आपको हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर फॉर द पॉइंट चार्ज, है ना। तब सोचो इस पॉइंट पर जो आपको फोर्स लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव था तो ये ऐसा लगेगा QE, और इस पर जो लगेगा वो फोर्स लगेगा ऐसा QE। एफ नेट जीरो होगा क्या, नहीं होगा। तो बोला है कि मे बी जीरो, मस्ट बी जीरो वाला तो गया कि मस्ट बी जीरो तो नहीं होगा भाई, हर हाल में तो जीरो नहीं होगा। मे बी जीरो में कोई कोई बच्चा सोचेगा कि अरे सर आप ऐसे लीजिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लीजिए ना। लो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी लेकर दिखा देते हैं, लो हॉरिजॉन्टली ले, वर्टिकली ले लिया। अब वर्टिकली ले लेंगे तो आपको इसमें ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पर वो ऐसा QE, ठीक है। और इस पर एक्चुअली सॉरी ये था ना जी, ये होता है एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो इस पे जो फोर्स लगेगा एक्चुअली वो ऐसे लगेगा, ठीक है। तो देखो ये ऐसे, तो ऐसे भी फोर्स लगेगा तो नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। देखिए ये इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका ऐसे है, कभी भी आपको कह सकते हैं कि इसका नेगेटिव ये है, नहीं कह सकते। तो आपको सम तो जीरो होगा नहीं, तो मस्ट भी जीरो वाला तो बात गलत है, फोर्स वाला। अब ऐसे भी ले लो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज डाइपोल का, तो अब मानिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ऐसे ही ना निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा QE। देखो तो इस केस में भी फोर्स जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। एक फोर्स इधर एक इधर है, जीरो होगा ही नहीं। तुम बोलोगे सर हॉरिजॉन्टली लीजिए, लो ना भाई हॉरिजॉन्टली भी ले लीजिए। चलो सभी तरीके से डाइपोल को ले लेते हैं, -Q + Q। लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था। अब देखो इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा QE, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो वाला कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा QE। बताओ नेट फोर्स जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी नेट ऑप्शन दिया गया था कि नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, वो तो नहीं होगा सही। एक और दिया गया था कि नेट फोर्स में बी जीरो, क्या जीरो हो सकता है किसी केस में, नहीं, में बी जीरो वाला भी गलत है। अब टॉर्क पे आइए, बोला कि टॉर्क मस्ट बी जीरो, तो टॉर्क मस्ट बी जीरो तो नहीं होगा। देखिए आप टॉर्क निकाल कर देखिए, किसी भी केस में
तो आपको मस्ट बी जीरो तो नहीं होगा। अगर ये मस्ट बी जीरो की बात है तो मस्ट बी जीरो तो नहीं होगा। देखो ये फोर्स ऐसा है, ठीक है, ये फोर्स ऐसा है, तो आपको इसका जो टॉर्क आप निकालेंगे तो ये फोर्स ऐसे और ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो टॉर्क का डायरेक्शन जो भी आएगा ऐसे आएगा। देखो ये ऐसा है और फोर्स ऐसे ऐसे घूमेगा, तो आपको जीरो मस्ट बी जीरो वाला तो बात गलत है। देखो ना, अरे भाई आर ऐसे तो ऐसे और फोर्स ऐसे, तो आर क्रॉस एफ होता है कि नहीं होता है? आर क्रॉस एफ यानी आर को एफ की ओर घुमाइए, तो आर को एफ की ओर घुमाइए तो ऐसा घुमा, तो ऐसा घुमा, तो ये कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आउटवर्ड आप देखिए, आर ऐसा फोर्स ऐसा, घुमाइए आर को एफ की ओर एंटी क्लॉकवाइज, ये भी अपवर्ड ये भी अपवर्ड, तो दोनों टॉर्क अपवर्ड रहेगा तो जीरो होने का चांस है, टॉर्क को नहीं है। तो मस्ट बी जीरो, तो टॉर्क जो कह रहा है कि हर हाल में टॉर्क जीरो होगा किसी भी कंडीशन में, ये तो गलत है। क्या मे बी टॉर्क जीरो हो सकता है? जी मे बी जीरो हो सकता है। मानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही हम ले लें ऐसे डाइपोल को, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, ऐसे इसी पर ले लें। अब अगर इसी पर ले लेंगे तो बताओ एक्चुअली अब माइनस क्यू अगर ऐसा था और प्लस क्यू ऐसा था और यहाँ पे क्या था? माइनस क्यू था, तो अब जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो लगने वाला है वो इस पर क्या लगेगा? ऐसा लगेगा, क्यू ई एफ जो लगेगा, और इस पर कैसा लगेगा? इधर लगेगा। इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, क्यू ई। तो बताओ टॉर्क अब किसी पॉइंट के अबाउट में निकालो, मानो सेंटर के अबाउट में टॉर्क निकालना चाहोगे तो दोनों ही फोर्स सेंटर से ही गुजर गए, तो एक्सिस ऐसे है तो एक्सिस से ही दोनों फोर्स गुजर गया, तो टॉर्क इस कंडीशन में तो जीरो हो जाएगा, यानी टॉर्क में भी जीरो। कोई बोला सर यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर है। अरे बाबू नहीं होगा, यहाँ पर का ई अलग है, ये अगर E2 है तो यहाँ पर वाला E1 है ना, देखो ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट है। आई बात समझ में? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही है बाबू वो है सही आपको 6 है ना, द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड में बी जीरो, डी, यानी 6 का डी सही है कि टॉर्क में भी जीरो हो सकता है। टॉर्क एक कंडीशन में जीरो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग में टॉर्क को अगर ले लेंगे तब, ठीक। चलिए 7, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल, एक्सेलरेशन इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसा, इसमें इलेक्ट्रॉन को भी डाल दिए और प्रोटॉन को भी डाल दिए, तो जो फोर्स लगेगा, प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई था तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, क्यू ई ई लेते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे दोनों पे चार्ज बराबर ही होता है ना, ई होता है ना। इलेक्ट्रॉन को अगर हम माइनस ई से डिनोट करेंगे तो प्रोटॉन को प्लस ई से डिनोट करेंगे, तो ये प्रोटॉन पे फोर्स ऐसा लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लग जाएगा? माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग जाएगा फोर्स, एफ बराबर क्यू ई, सॉरी ई लिखिए, ई लिए ई। तो बोला गया कि क्या दोनों पे फोर्स बराबर है? नहीं बाबू, फोर्स बराबर नहीं है, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर है ये इधर है, तो बराबर तो नहीं कर सकते, डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, तो बराबर नहीं कर सकते। क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है? क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है? जी मैग्नीट्यूड तो बराबर है। देखो ना, इलेक्ट्रॉन पे भी ई फोर्स लग रहा है, इस पे भी ई लग रहा है, यानी फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड और फोर्स ऑन प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड तो सेम है। हाँ मैग्नीट्यूड सेम है। क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? कभी नहीं। एक्सेलरेशन बराबर एक का लिखोगे ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक के लिए लिखोगे प्रोटॉन के लिए लिखोगे ई बाई मास ऑफ प्रोटॉन।
मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होता है ना जी। तो एक्सेलरेशन तो कभी सेम हो ही नहीं सकता है, ना एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, ठीक है ना। देखो ना ई दोनों में सेम होगा। जैसे निकालोगे ना एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, लेकिन मास अलग होता है ना प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अलग होगा, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी तो अलग है ना। इसमें फोर्स इधर लग रहा था, इसमें इधर लग रहा था। चलिए, तो इसमें सही है सिर्फ एक, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल, यानी कि बी। 8 में आइए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड इज proportional to the distance r from the origin, taking the electric potential at the origin to be 0. It is uniform in region proportional to r square. It increase as it goes away from the origin. देखिए अच्छा सवाल है ये भी, ये सवाल भी जो है वो अच्छा है। देखिए ध्यान दीजिए, बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिया गया है वो आपको एक्चुअली ऑरिजिन से सीधा बाहर है। तो मानो कि ऑरिजिन से सीधा बाहर, तो इधर भी है, लेकिन हम चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिन से सीधा आउटवर्ड बाहर है, और इसका आपको बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको आर का फंक्शन है, आर का फंक्शन है, यानी दूरी का फंक्शन है। दूरी को एक्स मान लो, ऐसे क्वेश्चन में आर दिया गया है, आर का फंक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम कह सकते हैं आर का फंक्शन है, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर इज व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है ना। इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड मानिए कि आपको ऐसा है, ठीक। तो आपको E बराबर हम कह सकते हैं के आर, और यहां पर का पोटेंशियल दे दिया गया है 0, यहां पर का पोटेंशियल 0 है। तो बोला गया कि तो बताइए यहां पर का पोटेंशियल क्या होगा, तो निकाल दीजिए ना सर। यहां पर का पोटेंशियल को V मान लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट ऑरिजिन को O मान लीजिए, इस पॉइंट को P मान लीजिए। तो आप यहां से यहां गए, यानी चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Vp माइनस V ऑफ ऑरिजिन बराबर आप क्या लिखेंगे, माइनस E डॉट ds। तो माइनस के आर डॉट ds क्या, दूरी, तो ये भी r है, तो ये हो जाएगा Vp माइनस V नॉट बराबर माइनस के आर स्क्वायर। V नॉट क्या है, 0 है, ऑरिजिन पर का पोटेंशियल क्या लिया गया है, 0 लिया गया है। तो Vp माइनस 0 बराबर माइनस के आर स्क्वायर, यानी Vp बराबर माइनस के आर स्क्वायर। व्हाट इज K? K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K हम लिए थे, तो हम कह सकते हैं कि Vp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा है ना, तो ऐसा, तो आपको देखिए ऑप्शन है क्या, बोला गया इज प्रोपोर्शनल टू आर, इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इज इंक्रीज एज वन गोज अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर है ना, तो डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि Vp इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, यानी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का तो प्रोपोर्शनल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी सही है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव 2 हुआ बाबू, आज सॉल्व हो गया है ना। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम SC वर्मा का वर्कआउट सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव 1 का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वो पिछले लेक्चर का वीडियो देख लें।